नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। और आपसे वादा करता हूं कि जब वीडियो देख करके आप खत्म करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वीडियो हो तो ऐसा। जी हाँ, आगे मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि क्या क्या जानकारियां आज के इस वीडियो में रहने वाली हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में किसी को फायदा जितना भी मिले, लेकिन कुछ पेंशनर्स का डबल फायदा होना बिल्कुल तय है। कौन से पेंशनर्स का होगा डबल फायदा, ये आगे जानेंगे। इसको लेकर के कुछ पेंशनर्स ने सवाल भी किया है मुझसे, तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आपने OROP3 का PPO अपना देख लिया दोस्तों? कहीं आपके साथ भी पेंशन जंपिंग का केस तो नहीं हुआ है? क्या ही ये पेंशन जंपिंग? क्योंकि अगर आपका भी पेंशन जंपिंग का केस है तो आपको उसका एरियर मिल सकता है। जी हाँ, इस जानकारियों को भी आगे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काम की जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका नया PPO निकलता है तो आपको कुछ एरियर भी मिलता है कुछ समय के बाद। तो नया PPO निकलने के बाद कितना समय तक इंतजार करना चाहिए एरियर के लिए, और अगर एरियर ना आए तो आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए? क्योंकि ऐसा ही कार्रवाई करके पेंशनर के खाते में अभी 14 नवंबर को 2 लाख से ज्यादा का एरियर का भुगतान हुआ है। और साथ ही साथ पहले पेंशनर को टरकाते रहे, लेकिन जब मजबूरी बन गई तो पेंशनर के खाते में 2,25,836 रुपए का एरियर डालना पड़ा PCDA को, और ये हुआ है 10 नवंबर 2025 को क्रेडिट। जी हाँ, ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो में जो जानकारियां मैं देता हूं बेहद ठोस जानकारियां, आपके फायदे से जुड़े हुए जानकारियां देता हूं। जी हाँ, ये हो सकता है कि हर किसी को वो फायदा लागू ना हो, लेकिन किसी न किसी को किसी तरीके से ये जानकारियां प्रभावित करती हैं। और सैनिक पाठशाला के साथ अगर आप बने रहेंगे तो कभी ना कभी किसी दिन आपके फायदे की जानकारी भी आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और वीडियोस देखने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियोस देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना कंप्लीटली आपका विलिंगनेस के ऊपर है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले टरकाते रहे, परंतु अब मजबूरन 2,15,836 रुपए का एरियर खाते में क्रेडिट हो गया। जी हाँ, और ये 10 नवंबर 2025 को क्रेडिट हुआ है दोस्तों खाते में एरियर। और ये किस चीज का एरियर है दोस्तों? 2006 से पहले के रिटायरी जितने भी ऑनररी नायब सूबेदार हैं या उनके फैमिली पेंशनर हैं, उनको 631 सर्कुलर का एरियर लागू है, जो आज तक भी अभी तक भी पेंशनर्स को मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ, एक पेंशनर थे जो मेरे संपर्क में थे, उनको मैंने गाइड किया था, आगे कार्रवाई चली, और 10 नवंबर को अब 2,25,836 रुपए उनके खाते में 631 नंबर सर्कुलर का एरियर क्रेडिट हुआ है। तो पेंशनर ने जो जानकारी दी है, वीडियो संदेश भेजा है, उसको देख लीजिए। नमस्कार सैनिक पाठशाला परिवार तथा मेरे सैनिक भाइयों, मैं परमार्थी प्रसाद सिंह, ऑनरी नायब सूबेदार। मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सैनिक पाठशाला का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक ऐसा अनुभव जहाँ सैनिक पाठशाला ने मुझे सही रास्ता दिखाया और उनकी सलाह से मुझे सर्कुलर 631 का 2,25,836 रुपये का एरियर प्राप्त हुआ। मैं CP ग्राम में अपना पहला शिकायत सैनिक पाठशाला का वीडियो देखकर दर्ज कराया था। उस समय मुझे बताया गया कि आपको इसका भुगतान पहले ही हो चुका है, जो पूर्णतः गलत और भ्रामक सूचना थी। इसी तरह उन्होंने मुझे 3 बार टरकाया। चौथी बार में उन्होंने मेरा एरियर क्रेडिट किया, और यह सब सैनिक पाठशाला के सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रेरणा का परिणाम है। मैं दिल से सैनिक पाठशाला का आभार व्यक्त करता हूँ और उन सभी सैनिक भाइयों से आग्रह करता हूं। तो आप सबने देखा दोस्तों, पहले पेंशनर को टरकाया गया था, लेकिन जब सैनिक पाठशाला की सटीक गाइडलाइन के साथ आगे बढ़े तो उनको मजबूरन ये एरियर का भुगतान करना पड़ा।
चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, सावधान, OROP 3 का PPO जरूर चेक करें, कहीं आपका भी पेंशन को जंप तो नहीं कराया गया है। जी हां दोस्तों, पेंशन जंपिंग के केस देखे गए हैं। ये आखिर पेंशन जंपिंग है क्या, आपको समझना पड़ेगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, अहम जानकारी है दोस्तों। अगर पेंशन जंपिंग किसी के साथ हुआ है तो उनको भी एरियर लागू है, भुगतान होगा एरियर, वो जायज हक है। जी हां, चलिए दस्तावेज दिखा करके आपको समझाता हूं। दोस्तों ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, इस पीपीओ से आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी, अनोखी बात सीखने को मिलेगी। कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आपने भी चेक करना है आपका पीपीओ। आखिर पेंशन जंपिंग किसे कहते हैं वो आज मैं आपको इस पीपीओ के जरिए समझाऊंगा दोस्तों। देख पा रहे हैं आप, एक नायक रैंक के पेंशनर का ये पीपीओ है जो 2011 के रिटायरी हैं, मई 2011 के रिटायरी हैं और इनको OROP लागू है। जी हाँ, OROP के हिसाब से इनका पेंशन में बढ़ोतरी होता है और ये OROP 3 लागू करके पीपीओ निकलता है और उनका OROP में बेसिक पेंशन को देखिए 20,107 रुपए, जो कि OROP 2 का रेट है, इसको बढ़ा करके सीधे 22,476 कर दिया गया। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, पेंशनर को दिख भी रहा है कि उनका बेसिक पेंशन बढ़ गया है, OROP 3 लागू कर दिया गया है। लेकिन ये पेंशन जंपिंग का केस है दोस्तों। कैसे पेंशन जंपिंग का केस है वो मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके साथ भी पेंशन जंपिंग का केस हुआ हो, इसलिए आपको भी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। आप देखिए, अब जुलाई 2024 से इनका बेसिक पेंशन 22,476 कर दिया गया, जो नीचे भी आप कोरिजेंडम डिटेल्स में देख पा रहे हैं। ओल्ड वैल्यू था 20,107 रुपए, न्यू वैल्यू में आ गया 22,476 रुपए, यानी कि पेंशन तो बढ़ गया। लेकिन दोस्तों ये पेंशन जंपिंग का केस है और पेंशन जंपिंग के केस में पेंशनर्स को और ज्यादा फायदा मिलना होता है जो नहीं मिलता है। चलिए कैसे ये पेंशन जंपिंग का केस है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप देख पा रहे हैं ये नायक रैंक के पेंशनर हैं। इनका अगर पे लेवल देखेंगे तो L05 है, यानी कि इनको MSCP हवलदार मिला हुआ है, क्योंकि इनका लेंथ ऑफ सर्विस 16 साल 9 महीना 5 दिन है और OROP के टेबल में इनको 17 साल के हिसाब से हवलदार का पेंशन लागू है, जो इनको OROP 3 में मिल गया 22,476 रुपए जुलाई 2024 से। और इनका ये पेंशन उससे पहले 20,107 था, जो सीधे सीधे 22,476 किया गया। अब ये पेंशन जंपिंग का केस कैसे हुआ ये मैं सबसे पहले आपको OROP 2 का टेबल दिखाता हूं। अब ये सामने आप OROP 2 का टेबल देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि 1 जुलाई 2019 से लागू था, आप देख पा रहे हैं। और ये है टेबल नंबर 7। ये देखिए, अब इन जिन पेंशनर का मैंने आपको दिखाया था पेंशन का डिटेल्स, उनको पेंशन बेसिक पेंशन मिल रहा था 17 साल का लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। ये वाला अगर लाइन देखेंगे तो उनका बेसिक पेंशन था 20,107 रुपए। ये देखिए 20,107 था, जो सीधे सीधे बढ़ा के 22,476 किया गया, यानी कि 20,107 रुपए उनको कौन से रैंक का पेंशन मिल रहा था। यहां अगर ऊपर देखेंगे तो ये देखिए उनको नायक का पेंशन मिल रहा था, यानी कि नायक TS का पेंशन मिल रहा था। लेकिन अब OROP 3 में क्या हुआ, देखिए अगर उनको हवलदार का पेंशन मिल रहा होता तो 17 साल का लेंथ ऑफ सर्विस का हवलदार के हिसाब से उनका पेंशन 21,782 उनको मिलना था, ये वाला कॉलम के हिसाब से, ये वाला कॉलम के हिसाब से, ये वाला। लेकिन उनको 21,782 रुपए ना मिल करके 17 साल के नायक के हिसाब से 20,107 रुपए ही मिला था। अब पेंशन जंपिंग कैसे हुआ उसको समझने के लिए OROP 3 का टेबल देखते हैं। चलिए OROP 3 वाला टेबल देखते हैं। अब ये रहा दोस्तों OROP 3 का टेबल, जिसमें पेंशन रिवीजन 1 जुलाई 2024 से हुआ था, ये देखिए। और OROP 3 का भी ये टेबल नंबर 7 है। अब देखिए इन पेंशनर का पेंशन अब की बार 17 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, ये देखिए 17 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से सीधा यहां पर लाके रख दिया गया 22,476, ये वाला कॉलम। और ये वाला कॉलम किनका है, ये वाला कॉलम है हवलदार वाई ग्रुप का, ये देख पा रहे हैं आप। यानी कि उनका पेंशन OROP 2 तक उनको नायक के हिसाब से दिया गया, सीधा सीधा OROP 3 में नायक से जंप करा करके OROP 3 का रेट में हवलदार का पेंशन कर दिया गया 22,476। अब पेंशनर का घाटा क्या हुआ, घाटा ये हुआ कि पेंशनर को जो जुलाई 2024 से हवलदार का पेंशन मिला, उनको जुलाई 2024 से पहले भी हवलदार का पेंशन पहले एडजस्ट करके फिर जुलाई 2024 से हवलदार का पेंशन दिया जाना चाहिए था, ताकि नायक और हवलदार के बीच का गैप का जो पैसा है उनका रिटायरमेंट के डेट से लेकर जून 2024 तक का, वो उनको लागू है। तो पेंशन जंपिंग वाला केस आपके साथ भी तो नहीं हुआ है। किस तरीके से OROP 2 तक उनको नायक का पेंशन देते रहे, OROP 3 में सीधे हवलदार में जंप करा दिया गया और
रिटायरमेंट के डेट से लेके OROP 2 तक का पूरा पीरियड का नायक और हवलदार के बीच का जो डिफरेंस का पैसा है वो नहीं दिया गया। इसी को कहते हैं सीधा सीधा पेंशन जंपिंग, नायक से हवलदार तक। ऐसा आपके साथ हुआ है तो पीपीओ चेक करना जरूरी है, चेक कीजिएगा और अगर ऐसा हुआ है तो क्लेम कीजिएगा। आपको रिटायरमेंट के डेट से लेकर जब तक का वो अगले रैंक का पेंशन नहीं मिला है वो आपको लागू है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, वाह इनको मिलेगा 8 CPC का डबल फायदा, देखें कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों किसी का पेंशन चाहे कितना बढ़ जाए, पेमेंट चाहे कितना बढ़ जाए 8वें पे कमीशन में, लेकिन कुछ पेंशनर्स को डबल फायदा मिलना बिल्कुल लाजमी है। जी हां ये श्योर है, क्योंकि दोस्तों मैं बात कर रहा हूं डिसेबिलिटी पेंशनर की। जिन पेंशनर्स को सर्विस एलिमेंट के साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता है उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट में भी पे कमीशन का फायदा मिलेगा। इसको लेकर कई सारे पेंशनर्स ने मुझसे सवाल किया दोस्तों कि सर डिसेबिलिटी पेंशन में 8वें पे कमीशन में किस तरीके की बढ़ोतरी होगी वो बता दीजिए। तो दोस्तों आपको समझा दूं, आज के डेट में जो हमें डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है वो हमारा सर्विस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि आपका अगर सर्विस एलिमेंट ज्यादा है तो डिसेबिलिटी एलिमेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको सर्विस एलिमेंट का ही एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है। मान लीजिए आप नॉर्मल डिसेबिलिटी है, एग्रावेटेड या एट्रीब्यूटेबल केस, आपको अगर 50% डिसेबिलिटी है तो आपका जो सर्विस एलिमेंट है उसका 30% आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट के रूप में मिलता है। यानी कि आपका बेसिक पेंशन अगर खुदा ना खास्ता 20,000 रुपए है तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा दोस्तों 6,000 रुपए। तो ये है उसका कैलकुलेशन। तो जैसे ही 8वें पे कमीशन में आपका बेसिक पेंशन मान लीजिए 20,000 से 40,000 हो जाता है तो डिसेबिलिटी एलिमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ के 6,000 से 12,000 हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होगी और डिसेबिलिटी पेंशनधारी जितने भी पेंशनर्स हैं उनको इस तरीके से सर्विस एलिमेंट में एक बढ़ोतरी और डिसेबिलिटी एलिमेंट में एक बढ़ोतरी, डबल बढ़ोतरी मिलेगी, ये तय है। चाहे फिटमेंट फैक्टर 1.82 रहे, चाहे फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहे, कितना भी फिटमेंट फैक्टर मिले, बढ़ोतरी कितना भी हो, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशनधारी पेंशनर्स को डबल फायदा मिलना तय है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, नए पीपीओ से एरियर कितने दिनों में आता है? पेंशनर के खाते में आए 2,02,573 रुपए 14 नवंबर 2025 के दिन स्पर्श से। जी हां दोस्तों, स्पर्श में नवंबर महीने के पेंशन से पहले इन पेंशनर को खाते में क्रेडिट हो गए 2,02,573 रुपए सैनिक पाठशाला से जुड़े रहने की वजह से। जी हां, इनका कुछ दिनों पहले पीपीओ जनरेट हुआ था, लेकिन पीपीओ जनरेट होने के बाद भी उनको एरियर का भुगतान नहीं हुआ था। उन्होंने फिर से मुझसे संपर्क किया, फिर मैंने गाइड किया, तब जाकर के अब खाते में उनको 14 नवंबर को दोस्तों खाते में पैसे आ गए, वो भी 2,02,573 रुपए। जब भी आपका जब पीपीओ जनरेट होता है तो पीपीओ दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक तो आपका सर्विस डिटेल्स में कोई परिवर्तन होकर पीपीओ जनरेट होता है, एक आपका पेंशन डिटेल्स में कोई परिवर्तन होकर के पीपीओ जनरेट होता है। तो आपका अगर पेंशन डिटेल्स में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसका एरियर भी लागू होता है, लेकिन अगर आपका सर्विस डिटेल्स में कोई परिवर्तन हुआ, जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ, नाम का स्पेलिंग हुआ, आपने बैंक अकाउंट अपडेट कर दिया, इन वजहों से अगर पीपीओ जनरेट होता है तब आपको एरियर लागू नहीं है। लेकिन नए एरियर में पेंशन डिटेल्स के साथ अगर पीपीओ जनरेट हुआ है तो आपको एरियर भी लागू है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों कितना दिन इंतजार करना चाहिए पीपीओ निकलने के बाद एरियर मिलने तक? अमूमन दोस्तों पीपीओ जब निकलता है तो पीपीओ निकलने के अगले दिन भी आपका एरियर क्रेडिट हो सकता है, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीना इंतजार करना है। 1 महीने से ज्यादा इंतजार नहीं करना है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो गई है। तो 1 महीने तक अगर आपका एरियर का भुगतान नहीं होता है तो आपने क्या कार्रवाई करना है वो आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले इन पेंशनर का पीपीओ निकला था उसको देखते हैं। दोस्तों ये एक डीएससी के पेंशनर का पीपीओ है। देखिए 2020 के वो रिटायरी हैं, इनको एमएससीपी लागू था लेकिन नहीं मिला था, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, मैंने उसको पूरा उनको गाइड किया, उनको लिख करके भी भेज दिया क्या उन्होंने कैसे ग्रीवेंस डालना है। उसके बाद उन्होंने ग्रीवेंस डाला तो ये पीपीओ निकल गया उनका। लेकिन इस पीपीओ के निकलने के बाद भी उनको जब एरियर का भुगतान नहीं हुआ तो आगे मैंने गाइड किया कैसे क्या करना है। ये देखिए ये पीपीओ निकला था उनको 22 सितंबर 2025 को, लेकिन 22 सितंबर 2025 को पीपीओ निकलने के बाद पूरा 1 महीना इंतजार करने के बाद भी जब इनको एरियर का भुगतान नहीं हुआ, ये एमएससीपी देखिए लागू करके नाइक ग्रेड से हवलदार ग्रेड कर दिया गया और ये पूरा चीजें बढ़ गया, उनका कैपिटलाइज वैल्यू बढ़ गया, ग्रेचुइटी का पैसा बढ़ गया, बेसिक पेंशन भी हर महीने मिलने वाला पेंशन भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन इसका एरियर का भुगतान नहीं हुआ। इसके आगे फिर से पेंशनर मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं, कहते हैं कि उनको पीपीओ तो मिल गया
लेकिन 1 महीने से ऊपर होने के बावजूद भी उनको उस पीपीओ के मिलने के बाद एरियर का भुगतान नहीं हुआ। फिर से उनको गाइड किया गया और अब उनको एरियर का भुगतान हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों जब अक्टूबर आखिर तक भी इनको एरियर का भुगतान नहीं हुआ तो मैंने उनको जो समझाया, सीपी ग्राम्स में जिस तरीके से ग्रीवेंस डालने का तरीका समझाया, जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला तब जाकर के उनके खाते में 2,02,573 रुपए क्रेडिट हो गए। जो आप क्रेडिट का मैसेज देख पा रहे हैं, जो क्रेडिट वाला मैसेज ये देख पा रहे हैं, जिसमें 2,02,573 रुपए देख रहे हैं आप, जो 14 नवंबर 2025 को आ गए हैं। ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह उसमें है। और ये एरियर था दोस्तों एमएससीपी का। जी हाँ, डीएससी के पेंशनर का, एमएससीपी का। चलिए पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको देख लीजिए। नायक सुजगुरे संपत पिलाजी, मुझे एमएससीपी हवलदार नहीं मिला था। मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद उनका गाइडलाइन, टिकेंद्र सर का गाइडलाइन लेके मैं हर बार कोई भी क्वेश्चन करता था वो मुझे गाइड करते थे और कैसे करना है कैसे नहीं, पूरा फॉर्मेट सब कुछ बताते थे। और सैनिक पाठशाला की वजह से आज मेरे खाते में 14 नवंबर को 2,02,573 रुपया अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। और मैं सैनिक पाठशाला के सभी पूर्व सैनिकों को भी मैं बताता रहता हूँ कि सैनिक पाठशाला को ज्वाइन करें, सरप्राइज करें। और उनका गाइड बाकी चैनलों से काफ़ी अच्छा है। पूरी गाइडलाइन वो अच्छी तरह से करते हैं। कहीं रुकावट आती है तो पूरा अपने को गाइड करते हैं। उनकी फी कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ फ्री है। और मैं सैनिक पाठशाला को सर को, टिकेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आप सबने देखा दोस्तों, अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं एमएससीपी का भुगतान के लिए। और खास करके डीएससी वाले पेंशनर्स का मैंने देखा, क्योंकि डीएससी में 2016 के बाद एमएससीपी लागू किया गया था, तो ऐसे में बहुत सारे आज भी वंचित हैं। तो आशा करता हूं आज आपको महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में मिली होंगी। आप एक जानकारी साझा कीजिएगा, आप देश भर के कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो एक कमेंट कर दीजिएगा। या तो फिर अगर देश के बाहर से भी कहीं से देख रहे हैं तो कौन से जगह से आप ये वीडियो सैनिक पाठशाला का देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जरूरतमंद पेंशनर हैं, उनके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।